नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आप सभी लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर से आप सभी का ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है। हालांकि आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ ब्रांच पेपर पढ़े हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से अब आप लोग बिल्कुल ब्रांच वाइज सेपरेट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन पेपर पढ़ना होता है। सेकंड और थर्ड ईयर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है उसमें हम अपने ब्रांच का, हमने जो ब्रांच चूज किया है, हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो हम केवल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और आने वाला जो हमारा कंपटीशन का एग्जाम होगा, चाहे वो डीआरडीओ का एग्जाम हो, आईएसआरओ का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या स्टूडेंट लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, उसमें हमसे कोर पेपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर होता है, ये जो 2 साल होता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप सभी को टेक्निकल क्लासेस के द्वारा सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई गई है ना। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, बहुत अच्छे से आपने एग्जाम दिया और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है। तो थर्ड सेमेस्टर में टेक्निकल क्लासेस की टीम लेकर के आई है थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट लाइव कोर्स, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। आज स्टूडेंट हम लोग अपने इस क्लास में थर्ड सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टेक्निकल क्लासेस में कौन कौन से फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उनमें क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो थर्ड सेमेस्टर में बालक, जैसा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने थे, थर्ड सेमेस्टर में भी आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट का नाम देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। जो दूसरा सब्जेक्ट है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसको आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। चौथा है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहां पे आप देख सकते होंगे बालक कि आपको जितने भी पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सारे कंप्यूटर साइंस के पेपर हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये कंप्यूटर साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप कह सकते हैं। चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, यहां पे आपको यह जानना होता है कि यदि मेरे पास बल्क अमाउंट में डेटा है, तो हम किस तरीके से उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, लाइक एरे के फॉर्म में, लिंक लिस्ट के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में, हम उसको कैसे स्टोर करें कि आवश्यकता पड़ने पर हम आसानी से उसको एक्सेस कर सके। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जाए मेरे पास जो है 15-20 कपड़े हैं, है ना, मेरे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या हम उस कपड़े को एक थैला लेते हैं और थैला में ठूस के रख देते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। प्रायः हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अलमीरा होता है और उसमें हम सारे कपड़े को सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। और हमें पता है कि भैया मेरा सूट वहां रखा हुआ है और मेरा येलो कलर का शर्ट नीचे रखा हुआ है, ताकि जब मुझे येलो कलर का शर्ट चाहिए होगा तो मैं उस ड्रॉअर को ओपन करूंगा और मुझे मिल जाएगा, मैं इजिली एक्सेस कर सकता हूं। तो जब हमारे पास बल्क अमाउंट में डेटा है, तो हम कैसे उसको स्टोर करेंगे कि हम उसे इजिली एक्सेस कर सके, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एल्गोरिदम पढ़ना है। एल्गोरिदम में आपको स्टूडेंट जानना है कि किस प्रकार से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम से डेवलप कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट सी लैंग्वेज में जो एल्गोरिदम पढ़ा होगा, आपने केवल डेफिनेशन जाना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो सर, एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हाँ, किसी प्रॉब्लम को नहीं। अब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई, अब ये प्रॉब्लम भैया हम एल्गोरिदम की सहायता से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एल्गोरिदम, किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एल्गोरिदम की सहायता से। तो अभी तक हमने एल्गोरिदम का डेफिनेशन पढ़ा, अब हम यह देखेंगे कि कैसे एल्गोरिदम को डेवलप किया जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे आपको डिटेल से जब सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन होगा अलग अलग, जो कि आपको टेक्निकल क्लासेस कंप्यूटर साइंस के यूट्यूब चैनल पे एवं एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट बाबू आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है, वो आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर इंजीनियर ध्रुव सर आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ध्रुव सर से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी। ठीक है। जो दूसरा पेपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर?
तो आप सभी बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इससे थोड़ा बहुत परिचित होंगे। यदि हम अपने फोन की बात करें, जैसे मेरे पास ये फोन है ना, मेरे पास ये फोन है, तो इस फोन में भैया कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबको पता है कि सर इसमें क्या होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे पास लैपटॉप है, इस लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सर अभी तक हम केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन पढ़े, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देंगे कि सर एंड्रॉइड है, विंडोज है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अब हमें देखना है कि यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है और कौन कौन से कार्य को करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या उपयोगिता है, क्यों आवश्यक है, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों को हम यूनिट नंबर 1 में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करता है, जैसे प्रोसेस को मैनेज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिट है जिसमें कि आपसे कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट में कि किस प्रकार से मेमोरी को मैनेज करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके कंप्यूटर का मैनेजर है ना। अब जैसे भैया यदि हम बात करें किसी भी कंपनी की, तो कंपनी का एक मैनेजर होता है जो कि क्या करता है, रिसोर्सेस को एलोकेट करता है कि भैया ये कंप्यूटर पे तुम काम करोगे या वहां पे तुम ये काम करोगे, तुमको वो काम करना है ना। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैनेजर की तरह काम करता है, एज अ रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, चाहे वो हमारा मेमोरी हो, वो हमारा कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, या वो हमारा हार्ड डिस्क हो, कोई भी हमारा रिसोर्सेस है उसे किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम आप सभी परिचित होंगे, जिनको नहीं पता है मेरा नाम शुभम कुमार है, ठीक है। और पिछले 6 सालों से बालक मैं जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, और आपको इस बार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ पेपर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे छात्र जो कि टेक्निकल क्लासेस में पहले से जुड़े हुए हैं, मुझसे पाइथन प्रोग्रामिंग, मुझसे कम्युनिकेशन स्किल, और मुझसे आप लोग जो है वेब टेक्नोलॉजी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो भैया तीसरा जो पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। देखिए यह जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है यह मैथमेटिक्स का ही एक सबसेट है। मैथमेटिक्स जो आप लोगों ने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ा और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, मैथ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 जोड़ 2 बराबर 4, है ना। चलिए, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है सर, तो ये मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है, उसमें हमें केवल वही मैथमेटिक्स पढ़ना है जो कि आगे जाकर के जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, जब हम डेटा साइंस इंजीनियर बनते हैं तो हम लोगों को काम आता है। यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्बिनेटोरिक्स, लॉजिक, प्रूफ्स, ग्राफ थ्योरी, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे आपके वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड टीचर इंजीनियर रोशन सर, है ना। आप लोग जो है रोशन सर से बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपको जो है रोशन सर पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा पेपर जो आपको पढ़ना है बालक वह है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए यहाँ पे भी दो दो सब्जेक्ट है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक माइक्रो प्रोसेसर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पढ़नी है, तो यहां पे बाबू आपको क्या पढ़ना है, बेसिक सर्किट डिजाइन। बेसिक सर्किट डिजाइन में इसलिए इस पेपर को बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है कि एक सर्किट कैसे डिजाइन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, दैट इज हम लॉजिक गेट के बारे में समझेंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। कुछ कुछ चीजें आपने BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ रखा होगा, है ना। तो सबसे पहले लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, फिर हम सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और अंततः आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ना है। माइक्रो प्रोसेसर यह प्रोसेसर से बना है, प्रोसेसर अर्थात सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर मतलब छोटा सीपीयू नहीं, तो हम प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अभी i5 प्रोसेसर या i5 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है।
तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में आपको दो आर्किटेक्चर पढ़ना होता है, 8085 और 8086। ये दोनों इंटेल के प्रोसेसर हैं जो कि बहुत पुराने प्रोसेसर हैं। आपको इनका आर्किटेक्चर पढ़ना है कि आखिर ये प्रोसेसर कैसे कार्य करते हैं, है ना। आज के डेट में हमारे पास जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर आ रहे हैं, डुअल कोर है, ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है। सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना है कि ये प्रोसेसर कैसे काम करते थे, इनका आर्किटेक्चर क्या है, डिजाइनिंग क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका पांचवा पेपर है, अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये पेपर भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, है ना। मेरा नाम शुभम कुमार है, नाम भैया याद कर लेना, है ना, क्लास में नाम नहीं पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है, सी प्रोग्रामिंग, है ना। सी क्या है बाबू, सी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर एक भाषा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की भाषा। अच्छा, ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे अभी हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना, तो हिंदी क्या है सर, एक भाषा है ना। और हम आपसे भोजपुरी में बात करें तो भोजपुरी एक भाषा है, हम इंग्लिश में बात करें तो सर इंग्लिश एक भाषा है। तो ये ह्यूमन की भाषा है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है जिसमें हम ह्यूमंस आपस में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर, हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज की सहायता से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सके, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या कोई एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, क्या हमारे पास केवल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ना भाई ना, हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कई हजार, बिल्कुल कई हजार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं आपके करिकुलम के अवधि में। जैसे कि आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़ना था, आपको थर्ड सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। अब देखिए, जो बच्चा सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको पाइथन प्रोग्रामिंग लल्लू लगेगा, हलवा लगेगा, क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द क्या आप बोल सकते हैं, पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवर एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग जो है यह सबसे आसान भाषा है प्रोग्रामिंग की, इससे आसान भाषा भैया कोई नहीं हो सकता है। अब मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं कि भैया आपको कुछ प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज में, लेट से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आप मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इंट मेन, फिर आप करली ब्रेसेस लगाएंगे, यहां पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, 4-5 लाइन मिनिमम। अब यही काम यदि हमें पाइथन में करना हो तो हम क्या करेंगे, यही काम यदि हमें पाइथन में करना हो तो हम सिंपल बोलेंगे, पाइथन का इंटरप्रेटर सुनो ना, तुमसे एक काम है, तुम क्या करो, हेलो प्रिंट करा दो, बस हो गया, बस हो गया, है ना। तो पाइथन बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हम बहुत ही आसानी से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, और इसके कई सारे फंक्शनलिटीज हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट, ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज के डेट में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दबा के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कहां पे सर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाते हैं, यानी कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेनिंग देते हैं, जब हम मॉडल बनाते हैं, तो वहां पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि मशीन को सिखाना आसान होता है। आप मशीन लर्निंग की बात कीजिए, आप डेटा साइंस की बात कीजिए, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कीजिए, या रोबोटिक्स की बात कीजिए, सभी जगह पे ईच एंड एवरी सेक्टर में स्टूडेंट जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है वहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिकली फंक्शनलिटी जो कई सारे ये प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग एज अ लास्ट पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, और ये भी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए गए हैं। कौन कौन से, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसको आप जो है शॉर्ट में भी देख सकते हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को डीएससी, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को डीएस, डीईएम और पीपी, है ना। ये बेसिकली आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। तो ये 5 मुख्य विषय आप कह सकते हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, और बेसिकली इसके जो यूनिट्स हैं वो भी मैंने आपको बता रखे। यदि आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में देखें तो आपको कुल 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है। लाइक सबसे पहले आपको जानना है एल्गोरिदम क्या होता है। आपने एल्गोरिदम का भी डेफिनेशन देखा, लेकिन यहाँ पे आपको एल्गोरिदम को डेवलप करना है और एल्गोरिदम को एनालाइज भी करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है सर, एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए,
मुझे, मैं अभी मान लिया जाए यहाँ पे राजीव नगर में हूँ और मुझे साईं मंदिर जाना है, तो मेरे पास दो तीन विकल्प हैं। सर मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं टोटो जिससे भी जा सकता हूँ। पैदल जाऊंगा तो लेट से 5 मिनट लगेगा, टोटो से जाएंगे तो 2 मिनट, या जाम है तो 3-4 मिनट। तो लगभग दोनों ठीक है सर, दोनों से जा सकते हैं। मान लिया जाए मैं राजीव नगर पटना में हूँ और मुझे जंक्शन जाना है, तो सर दो तीन ऑप्शन है सर। मैं पैदल जा सकता हूँ, सर मैं रैपिडो करके जा सकता हूँ, टोटो से जा सकता हूँ, लेकिन तीनों का यदि आप समय देखेंगे तो समय अलग अलग आएगा। तो ये हुआ एनालिसिस। तो जब हम एल्गोरिदम बनाएंगे तो एल्गोरिदम क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो आप एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो कौन सा बेस्ट तरीका है वो हम लोग को एनालिसिस में देखना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आप पढ़ेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियरली हम लोग उसको स्टोर करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग आपको सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक पढ़ने हैं। सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है सर, आपके पास बल्क अमाउंट में डेटा है, इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, है ना। बबल सॉर्ट है आपके पास जो है। सर्चिंग टेक्निक की बात करें तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कई सारे डेटा है, आपको उसमें किसी एक डेटा को सर्च करना है ना। तो ये भैया जो सर्चिंग टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आज के डेट में जितने भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को देखिए वहां पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कई सारे सर्चिंग टेक्निक है हमारे पास, एल्गोरिदम डिजाइन के आपको कई सारे टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये है बाबू आपका फर्स्ट पेपर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। दूसरा पेपर जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं बिल्कुल आपको जो है अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि इन सभी यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी आप केवल देख लीजिए कि आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका क्या रोल है, मतलब इसकी बेसिकली क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है, क्या विशेषताएं हैं और क्यों इसका यूज किया जाता है, वो हम लोगों को देखना है। एंड देन उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसे ये हमारे कंप्यूटर में चल रहे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करता है। देन हमें पढ़ना है सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिदम, कि भैया हमारे कंप्यूटर में सीपीयू तो है एक, और प्रोग्राम है दुनिया भर का। अब अभी जैसे हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो भैया हमारे कंप्यूटर में अभी क्या क्या ओपन है भैया, बताइए। हाँ तो देखिए इसमें स्टूडेंट अभी आप देखें तो गूगल क्रोम ओपन है, इसमें जो है आपका पीपीटी ओपन है, इसमें आप देखिए व्हाट्सएप भी ओपन है, टेलीग्राम भी ओपन है। तो सर दुनिया भर के प्रोग्राम ओपन है, सीपीयू ठहरा है एक ही। अब एक आदमी एक बार में एक ही काम करेगा ना भाई, तो एक सीपीयू एक बार में एक ही काम करता है। तो भैया मेरे पास जो दुनिया भर का प्रोसेस है, हम कैसे उसको जो है शेड्यूल करवाएंगे, वो आपको पढ़ना है। सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिदम, कई सारे एल्गोरिदम है, हम आपको पढ़ाएंगे, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, सर हमारे पास मेमोरी भी लिमिटेड है। मेमोरी अर्थात मेमोरी से हमारा तात्पर्य है प्राइमरी मेमोरी से, मेमोरी से हमारा तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप मेन मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी हमारे पास लिमिटेड है। आप बोलिएगा सर मेरे पास 8 GB का मेमोरी है, तो 8 GB बहुत ज्यादा थोड़े है भाई, है ना। हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो टेराबाइट्स में होता है। अब मिनिमम 500 GB होता है भाई, कोई भी लैपटॉप लीजिए 500 GB है, 1 TB है, 2 TB है। लेकिन एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, यदि आप मेन मेमोरी को देखें तो भैया मेन मेमोरी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। आप बोलिएगा सर 8 GB का आप अचार पाइएगा क्या, अरे भैया 8 GB आज के डेट में जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो देखिए। हाँ अभी देखिए आपका जो है आई थिंक GTA 6 जो है लॉन्च होने वाला है ना। तो यदि आप देखिएगा तो लगभग वो 25 GB 30 GB का भैया सॉफ्टवेयर है। तो वो जो 25-30 GB का सॉफ्टवेयर है, क्या आप उसको 16 GB के रैम में लोड कर सकते हैं? आपका ऑब्वियस आंसर होगा नो, लेकिन हम बोलेंगे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप रन कर सकते हैं। तो भैया यही आपको मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ना है कि कैसे मेमोरी को मैनेज किया जाए, कैसे मेमोरी को मैनेज किया जाए। भैया हमारे घर में भोज चल रहा है, कुर्सी लगा हुआ है 50 आदमी का, 200 आदमी दरवाजे पे खड़ा हो गया, तो कुर्सी को कैसे मैनेज किया जाए? क्या 50 कुर्सी पे 200 आदमी को भोज खिलाया जा सकता है? सर एक बार में तो नहीं खिलाया जा सकता है, लेकिन खिलाया जा सकता है सर। तो वही आपको मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ना है कि सर हम कर सकते हैं, तरीका तो है। तो कई सारे तरीके हैं, हम वो आपको बताएंगे। फाइल मैनेजमेंट में हमें देखना है कि स्टूडेंट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में फाइल्स बेसिकली होते हैं वो डायरेक्टरीज के फॉर्मेट में, डायरेक्टरी अर्थात फोल्डर के फॉर्म में होते हैं। कई सारे तरीके हैं, उसको हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं तीसरा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो कि आपको पढ़ाएंगे इंजीनियर रोशन सर। रोशन सर आपको सिलेबस डिस्कस करवाएंगे, ठीक है बालक। इसमें आपको लॉजिक एंड प्रूफ्स पढ़ने हैं, सेट थ्योरी रिलेशन पढ़ना है। कुछ बच्चे 12th करके आए होंगे, उन्होंने 11th में कुछ कुछ सेक्शन पढ़ा होगा, जैसे आपने समुच्चय पढ़ा होगा, सेट रिलेशन फंक्शन, है ना। आपने जो है शायद लॉजिक थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये आपको कुल 5 यूनिट बाबू पढ़ना है।
चौथा पेपर है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो यदि आप यहां से माइक्रो प्रोसेसर को देखें तो केवल ये जो आपको यूनिट नंबर 5 पढ़ने के लिए दिया गया है, अच्छा यूनिट 4 है, ये है बाबू आपका माइक्रो प्रोसेसर। बाकी का जो 4 यूनिट है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, देन बुलियन अलजेब्रा। आप बोलिएगा सर आप यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे, देखिए हमारे पास समय बहुत ही अभी लिमिटेड है, मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इसमें हमें नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ना है। फिर डेटा कन्वर्टर में हमें एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है बाबू। और नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, अगेन ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, परंतु वैसे छात्र जो कि सी लैंग्वेज मान लिया जाए नहीं पढ़े या किसी तरह ब्रह्मास्त्र की सहायता से पास कर गए तो कोई बात नहीं है ना। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट यूनिट इसीलिए दिया गया है, आपको बिल्कुल फंडामेंटल्स पढ़ना है। भैया पाइथन क्या होता है और क्या से पहले आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे पास सी लैंग्वेज है ना भाई। हाँ, जब हमारे पास एक पंखा है ही तो हम दूसरा पंखा क्यों खरीदे भाई, कुछ तो मतलब जरूरत रहा होगा, ऐसे हमको थोड़े कुत्ता काटा है हम दूसरा पंखा खरीदेंगे भाई। एक पंखा चल रहा है तो भैया ये जो पंखा चल रहा है ना 1000 आरपीएम पे चल रहा है, दूसरा पंखा जो है ना वो सर 2200 आरपीएम पे चलता है। अच्छा तो ज्यादा हवा देगा, चलो दूसरा पंखा ले लेते हैं। तो भैया हम पाइथन प्रोग्रामिंग का क्यों यूज करें, हमारे पास तो सी लैंग्वेज है ये पहले से। तो सर सी लैंग्वेज के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं और पाइथन लैंग्वेज के कई सारे एडवांटेजेस हैं, दैट्स व्हाई हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसकी सहायता से आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपको कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जंप या कह सकते हैं ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट यहाँ पे सीक्वेंस टाइप डेटा थर्ड यूनिट में पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें आपको स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी पढ़ना है। क्या होता है जानेंगे डिटेल से हम लोग। फोर्थ यूनिट में आपको फंक्शंस और फंक्शन के कलेक्शन को मॉड्यूल्स बोलते हैं, मॉड्यूल के कलेक्शन को पैकेज बोलते हैं, ये हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। और फिफ्थ यूनिट में आपको दिया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो बाबू ये रहा टोटल आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा माल है, ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है सर कहाँ पे हमें मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा वन एंड ओनली टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो सभी बच्चे यदि आप इस वीडियो को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो पहले यदि आपने अभी तक टेक्निकल क्लासेस कंप्यूटर साइंस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर पे जाइए, टेक्निकल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहां से थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में बाबू एनरोल हो जाइए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, जानकारी के लिए स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा या आपको स्टूडेंट वहां पे एप्लीकेशन पे भी कांटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन में आपको लाइव क्लासेस, सभी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे मिलती है, आपको प्रत्येक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, और दूसरी विशेष बात आपको ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट का कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, पहले से कंप्लीट रिकॉर्डिंग। आपको कौन सा पढ़ाया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले से कंप्लीट रिकॉर्डिंग, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, पहले से कंप्लीट रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिकॉर्डिंग। आप चाहते सर हमको कल सिलेबस खत्म करना है, आप कल सिलेबस खत्म कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है। लाइव क्लास तो चलेगा ही चलेगा, आपको रिकॉर्डिंग भी पहले से मिलती है, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लास लिया जाता है भैया, इसमें आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। आप लाइव क्लासेस में हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं और जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन किए उनको ये सारी फैसिलिटीज पता है। स्टूडेंट आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, आपको यूनिट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कराया जाता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। एग्जाम के समय पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लास, आपको जो है रिविजन क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास, महाब्रह्मास्त्र क्लास केवल और केवल टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड की जाती है। आप स्टूडेंट मोबाइल पे, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं हमारे कोर्स को, और स्टूडेंट आप ईएमआई पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को बाबू इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप हमसे बात कर सकते हैं 9334789450 या 91555637 पे। ठीक है बाबू।
अब रही कि सर कोर्स का प्राइस कितना है ना, कोर्स का प्राइस कितना है। तो देखिए बाबू, कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमल रखा गया है, बहुत ही मिनिमल रखा गया है। कोर्स का जो प्राइस है, कोर्स का जो प्राइस है बाबू बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखा गया है, और आप सभी को इतने कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में जो है आपको इतनी सारी फैसिलिटी अलग अलग टीचर के माध्यम से दी जा रही है। और यह जो कोर्स का प्राइस है वो है बाबू केवल और केवल, कोर्स का जो प्राइस है वह है केवल और केवल कितना, केवल और केवल कितना, कोर्स का जो प्राइस है आपका वो है आपका 1799 रुपए। ठीक है, तो कोर्स का प्राइस केवल और केवल 1799 रुपए है, 1799। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सहायता हेतु आप स्टूडेंट हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। तो बालक अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का। प्रत्येक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर देखने के लिए आप टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर मिल जाएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।